नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया गौरव। अगले घंटे में हम दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का दिन अहम, आज प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। इस पर रहेगी हम सबकी नजरें। साथ ही बात होगी कारोबार, ग्लैमर वर्ल्ड और खेल जगत की। लेकिन सबसे पहले रुख सुर्खियों की तरफ। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री। कल लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया जोरदार पलटवार। मणिपुर में परिस्थितियों से पैदा हुई जातीय हिंसा पर सियासत न करे विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मैतेई और कुकी समुदाय से हिंसा छोड़ने और सरकार से बातचीत करने की अपील। भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा आज। पिछले 2 बार से रेपो रेट में नहीं हुआ है बदलाव। कोलकाता में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज दूसरा दिन। G20 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने पर चर्चा। अगले 5 दिन में उत्तराखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी भारी बारिश की संभावना। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की गोली मारकर हत्या। 20 अगस्त को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। पाकिस्तान में आम चुनाव का रास्ता साफ। कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले संसद भंग। नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से दी मात। कल सेमीफाइनल में जापान और भारत का मुकाबला। और नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी पहले कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं संसद की खबर से। आपको बता दें कि अब तक का संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा है और इसे कई कारणों से याद किया जाएगा। विपक्ष की ओर से भारी हंगामे और शोर शराबे की वजह से अब तक बाधित रहा मॉनसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौजूदा सत्र जहां दिल्ली सर्विस बिल समेत कई अन्य विधेयकों के लिए याद किया जाएगा, वहीं मणिपुर के सवाल पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के लिए भी इस सत्र का जिक्र होगा। इन सब के बीच आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होगी और फिर दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे, जिस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी होंगी। मॉनसून सत्र 2023 को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी याद किया जाएगा, जिस पर संसद में 2 दिन से जोरदार बहस चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने की थी। माननीय सदस्यगण, लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस देखने को मिली। दोपहर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार की तो तुरंत ही सत्ता पक्ष की तरफ से करारा जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि मणिपुर में सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए सिख विरोधी दंगों के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता द्वारा उठाई गई कई सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके
यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेने के दौरान भारत माता को लेकर दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा प्रहार किया। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी चर्चा में हिस्सा लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर देश के करोड़ों लोगों को भरोसा है, लेकिन विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं, और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं कोई ना कोई नया बहाना बनाकर। गौरतलब है कि मंगलवार को लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने की थी। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी गुरुवार को दोपहर बाद देंगे। मोदी सरकार के पास लोकसभा में प्रचंड बहुमत है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना है, इसे विपक्ष भी बखूबी जानता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और वंशवाद और रिश्वतखोरी को खत्म किया। उन्होंने कहा कि यूपीए का चरित्र सत्ता को बचाए रखना है, जबकि एनडीए सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ती है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। जनता और संसद का सरकार में पूरा भरोसा है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 9 साल में आतंकी घटनाओं में 68% की कमी आई। जम्मू कश्मीर के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कश्मीर को आतंक से मुक्त करवाने के लिए लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान, हुर्रियत या जमीयत के साथ नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बात करेगी। वामपंथी उग्रवाद के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सिमट कर रह गए। पूर्वोत्तर के बारे में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। हम कहते थे कि हम किसानों का आय 2 गुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता। अब मैं बताता हूं मान्यवर, मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से, मतलब खर्च से, लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से से निर्णय है। मान्यवर, धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर। मान्यवर, गेहूं 2013-14 में
1400 रुपया MSP छोड़ कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया MSP मिलता है। हमने गेहूं ज़्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज़्यादा दिया। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और वहीं मणिपुर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर से कई अहम बातें कहीं और मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय से हिंसा छोड़ने और सरकार से बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि वे दोनों समुदाय के लोगों से अलग अलग बात कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वो मणिपुर मुद्दे पर पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ विरोध करना चाहता है। गृह मंत्री ने कहा कि वहां हुई हिंसा की घटनाओं से सभी दुखी हैं, ये घटनाएं शर्मनाक हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो परिस्थितियों से पैदा हुई जातीय हिंसा है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। और फिलहाल वक्त नया सवेरा में एक छोटी सी ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं अब संसद से ही जुड़ी खबर का। तो लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा लेने के बाद एक नया विवाद अब खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी पर अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी देखा नहीं गया है। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। और बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी के व्यवहार की शिकायत की। अपनी शिकायत में बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा की फुटेज निकालकर इसकी जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर बीजेपी महिला सांसदों की ओर से कहा गया कि संसद के अंदर किसी सदस्य द्वारा इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं।
ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने ख़त्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। और संसद के मॉनसून सत्र में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए सदन के पटल पर पेश होगा। वहीं निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। इससे पहले कल राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी देखने को मिला। उच्च सदन में अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित हो गया। वहीं व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक भी पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से संबंधित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव के लिए लाए गए संविधान आदेश संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, सुप्रभात आपको नया सवेरा में। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। लेकिन अगर कल की बात करें तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि जिस तरह से उनका शेर राहुल गांधी दहाड़ेगा तो जो बात सामने निकल कर आएगी वो दूर तक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने मिनट्स थे जिससे वो मिट्टी को सोने में तब्दील करते, कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में डीरेल होते हुए दिखाई दिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कल कि जब राहुल गांधी अपनी तकरीर के लिए जब संसद पहुंचे और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरेंगे और सत्ता पक्ष की बोलती बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो समझ थी, ये समझ निराशा में तब तब्दील हुई जब राहुल गांधी बीच बीच में अपने भाषण का कंटेंट ही भूल जाते थे। और यह उनकी पुरानी रवायत भी रही है कि वो अमूमन कई ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करते हैं और वो शब्द उन्हें याद नहीं आ रहा था। और शायद यही वजह थी कि वो सदन के भीतर खड़े थे और जो मैं देख पा रहा था कि कोई पेपर भी उनके पास कायदे से नहीं था, जिस पर अमूमन जो बड़े नेता होते हैं वो भाषण पढ़ते नहीं है, अपने पॉइंट्स नोट करके ले जाते हैं और उसको फिर इलाज करके बात करते हैं। जैसा सदन के भीतर भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रिप्लाई करेंगे तो अपना भाषण पढ़ते नहीं है, पॉइंट्स देखकर और उसको जो है एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं और विपक्ष पर करारा हमला भी बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास मुझे लगा कि कोई होमवर्क नहीं था, बिना तैयारी के वो सदन पहुंचे थे और एक शब्द हिंदुस्तान जिसको वो बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वो शब्द वो भूल जा रहे थे जो मैंने रीड किया। और बाद में जब वो हिंदुस्तान याद आया तो फिर उस हिंदुस्तान को कोट करते हुए उन्होंने बार बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और फिर उन्होंने भारत माता को जोड़ते हुए मणिपुर के संदर्भ में कई जो है आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग किए, जिसको स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उन पर करारा हमला बोला और जोरदार तरीके से ये कहा कि जिस तरीके से के भीतर भारत माता के बारे में जो आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। और हम कह सकते हैं कि सदन में कल गहमागहमी
का माहौल देखने को मिला और लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष के जो सांसद थे वो करारा हमला करते हुए देखे गए। अनुप्रिया पटेल जो भारतीय जनता पार्टी की साझेदार दल अपना दल की नेता है, उन्होंने भी कई सवाल उठाए। बिहार के पाटलिपुत्रा से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने भी ओबीसी के लिए किए गए कार्यों का लगातार जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। नीट के आरक्षण का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी सरकार ने एडमिशन में रिजर्वेशन देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राम कृपाल यादव ने भी सत्ता पक्ष पर जोरदार हमले बोले और विपक्ष पर उन्होंने जोरदार तरीके से हमले किए और यह जताने की कोशिश की कि भारत की जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, वह सरकार ओबीसी समुदाय के हक हुकूक के लिए बेहतर काम कर रही है, गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है और इस बात को उन्होंने सदन में जोरदार तरीके से रेखांकित करने का भी काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वक्तव्य वहां पर रखेंगे तो साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी को लेकर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में जो फैसले होंगे उनकी घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल मुंबई में इस उम्मीद के बीच शुरू हुई कि पैनल प्रमुख ब्याज दरों में यथास्थिति को बनाए रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को देखते हुए और विकास की गति को जारी रखने के लिए पैनल यथास्थिति को बरकरार रखेगा। साथ ही आरबीआई ने अपनी पिछली 2 नीतिगत घोषणाओं में रेपो दर को 6.5% पर परिवर्तित रखा था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर 4.8% पर पहुंच गई। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी है। हालांकि मुद्रास्फीति आरबीआई के 6% से नीचे के आरामदायक स्तर के भीतर बनी हुई है। और सहयोगी श्यामा मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, साफ तौर पर क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आज ये घोषणा हो सकती है, सबसे ज्यादा अगर हम कह सकते हैं कि फोकस होगा तो रेपो रेट को लेकर होगा, तो स्थिति के क्या संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए गौरव, आप अपने जो आपने एंकर रीड किया उसमें भी आपने ये बताया है कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा था और उसके पहले भी लगातार 2 बार हम देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई को अभी फिलहाल एक तरीके से ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है और साथ ही इन्फ्लेशन जो अभी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है उनके सामने, उसे भी कंफर्ट रेंज में रखना है। कंफर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 2 से लेके 6% तक आरबीआई की जो इन्फ्लेशन की रेंज रहती है वो रहती है। अभी फिलहाल हम देखें तो 4.4% से वो ऊपर है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप टमाटर के प्राइसेस देख लीजिए और साथ ही जो प्याज है उसके भी प्राइस आप देख लीजिए, ये सारे स्काई रॉकेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनको आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे? और साथ ही अगर आने वाला अगर अगस्त की बात करें, जो सीपीआई नंबर्स होते हैं, जो हम यही नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो अगस्त में रिलीज होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि ये नंबर्स अब जो 4% आए हुए थे उससे भी ज्यादा आने वाला है। तो एक बहुत चिंता का विषय है। आरबीआई ऐसे समय में जरूर कोशिश करेगा कि कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको जो रेपो रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आरबीआई के सामने मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोथ का भी एक बड़ा
मुद्दा आरबीआई के सामने है। आरबीआई लगातार अगर हम बात करें पिछले 2 के उसके पहले, तो बहुत सारे रेपो रेट्स के पॉइंटर्स वो बढ़ा चुका है। अभी फिलहाल आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस में है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अगर हम विशेषज्ञों की माने तो वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी नहीं बढ़ाएंगे। आरबीआई की जो एमपीसी है वो फिलहाल अभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ये रेपो रेट की दर जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और साथ ही कई सारे जगहों पर जो बारिश कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो ऐसे समय में प्रोडक्शन का है, क्रॉप्स का है, काफी नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में प्राइसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं खाद्य पदार्थों के। इन सबको ध्यान में रखते हुए आरबीआई आगे आने वाले समय में जरूर इस नंबर्स को बढ़ाएगा, रेपो रेट को बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि आज जो ये नंबर्स हैं वो एक आरामदायक नंबर है और वो उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए शाम, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। जब 10 बजे पॉलिसी अनाउंस होगी हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई से। बिल्कुल, और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से ओपन मार्केट सेल योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। और बात मौसम को लेकर, तो मौसम विभाग ने 5 दिनों तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया। वहीं विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और आइए देश भर की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नोवा इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और समिट 2023 का आज से होगा आयोजन, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे आज भी जारी है। एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे कर रही है। जिला न्यायालय ने मीडिया को ज्ञानवापी से दूर रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा के डीजीपी सुनील कुमार बंसल के अनुसार हथियारों के बड़े जखीरे की बरामदगी हुई है, जिसमें 165 से अधिक हथियार, बारूद और अन्य हथियार शामिल। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। जम्मू कश्मीर के पंथा चौक बेस कैंप से श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ। वक्त से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon. It's monsoon. और वक्त अब एक छोटे ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से सुर्खियां क्या है, खासतौर पर उन दर्शकों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री। कल लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया जोरदार पलटवार। मणिपुर में परिस्थितियों से पैदा हुई जातीय हिंसा पर सियासत न करे विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मैतेई और कुकी समुदाय से हिंसा छोड़ने और सरकार से
बातचीत करने की अपील। भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा आज। पिछले 2 बार से रेपो रेट में नहीं हुआ है बदलाव। कोलकाता में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज दूसरा दिन। G20 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने पर चर्चा। अगले 5 दिन में उत्तराखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी भारी बारिश की संभावना। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की गोली मारकर हत्या। 20 अगस्त को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। पाकिस्तान में आम चुनाव का रास्ता साफ। कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले संसद भंग। नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से दी मात। कल सेमीफाइनल में जापान और भारत का मुकाबला। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। जी हां, भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर करोड़ों रुपए के पैनिक बटन घोटाले का आरोप लगाया है। एक बार फिर दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। केवल सवालों के घेरे में ही नहीं बल्कि दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर करोड़ों रुपए के पैनिक बटन घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग ने पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। अक्टूबर 2020 में 5 सालों के लिए एक समझौता किया गया, जिसके मुताबिक हर डीटीसी और क्लस्टर बस में 2 वायरलेस वॉकी टॉकी, 3 सीसीटीवी, 1 जीपीएस सिस्टम और 10 पैनिक बटन लगाए जाने हैं, जिसके रखरखाव शुल्क के रूप में प्रति बस करीब 3000 रुपए प्रति माह चार्ज किया जा रहा है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर कुल बसों की संख्या 4500 है, जिसके हिसाब से प्रति माह चार्ज के रूप में 1,35 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी टैक्सीज हैं, बसेज हैं, डीटीसी की बसें हैं, उनसे पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के चहेते लोगों ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया है। 5 रुपए का पैनिक बटन है और वह पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार पैनिक बटन के नाम पर टैक्सी और बस वालों से सैकड़ों करोड़ रुपए वसूल कर रही है और 5 रुपए के प्लास्टिक बटन लगाकर सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार है, बच्चों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार है, और इतना बड़ा छलावा कि 5 रुपए वाला बटन लगा दिया जो चलता ही नहीं, हजारों लाखों को करोड़ों में पहुंचा दिया। सार्वजनिक वाहनों के मालिकों से पैसा ले लिया पैनिक बटन फीस के रूप में, और आज वो पैनिक बटन काम नहीं करते। पैनिक बटन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एसीबी की जांच में सामने आ गया है और अब तो उसकी विजिलेंस जांच भी हो रही है, जिसमें सब में ये सामने आ गया है कि दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक वाहन में पैनिक बटन काम नहीं करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं अखबारों की सुर्खियों पर। और हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस खास सेगमेंट में आपको बताएंगी कि देश भर के जो प्रमुख अखबार हैं उनकी सुर्खियां क्या हैं। ओवर टू यू संध्या। जी शुक्रिया आंचल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज की प्रमुख अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खियां रही है अविश्वास प्रस्ताव पर कल हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर अपना बयान दिया और अपनी बात रखी। उन्होंने जो बात कही, मणिपुर हिंसा पर राजनीति ज़्यादा शर्मनाक। इस सुर्खियों के साथ, इस हेडलाइन के साथ दैनिक जागरण ने अपनी इस खबर को प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है कि मणिपुर में हिंसा शर्मनाक,
उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन गृह मंत्री सदन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर राजनीति जो है वो बेहद शर्मनाक है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह की खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है, हेडलाइन के साथ पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दूसरी खबर की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि देश एक आवाज में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। नवभारत टाइम्स इस तरह की बात लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को कवर करते हुए। इसके अलावा हरिभूमि इस बात को लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण, ये सभी को भारत छोड़ना चाहिए। इस तरह की हेडलाइन के साथ हरिभूमि ने इस खबर को प्रकाशित किया है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगली खबर है चांद से जुड़ी हुई, जिसे जनसत्ता प्रमुखता से उठाता है और अपने देश दुनिया के पृष्ठ पर इस खबर को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है कि चांद की सतह के और नज़दीक आया चंद्रयान 3। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देश विदेश के पृष्ठ पर राष्ट्रीय सहारा ने प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, इमरान खान से जुड़ी हुई ये खबर है, मैं जेल में नहीं रहना चाहता। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। सभी जानते हैं कि इस्लामाबाद से ये खबर आई है। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता के साथ उठाया है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं तो अगली खबर है भारतीय छात्रों से जुड़ी हुई, जिसे देश विदेश के पृष्ठ पर हरिभूमि ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। वो लिखता है कि 2030 तक भारत के 30,000 छात्रों को मिलेगा फ़ायदा, और ये फ़ायदा इस तरह का होगा कि भारतीय छात्रों के लिए फ्रांस देगा 5 वर्षीय शेंगेन वीज़ा। इस खबर को हेडलाइन के साथ हरिभूमि ने प्रकाशित किया है अपने देश विदेश पृष्ठ पर। अगली खबर की बात करते हैं तो इसी देश विदेश पृष्ठ पर हरिभूमि एक और हेडलाइन लगाता है, जो कि भारत की स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई है। लिखता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे मेहमान होंगे अमेरिकी सांसद खन्ना और माइकल। यानी कि लाल किले की प्राचीर से इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे तो हमारे जो मेहमान होंगे वो अमेरिकी सांसद होंगे। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई, तो हिंदुस्तान अखबार ने बिजनेस के पन्ने पर इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। वो लिखता है कि बाजार में बहुत ही अहम खबर आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और समय की थोड़ी सी कमी है और बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें वर्ल्ड रैप। और इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विला विसेंसियो की हत्या हो गई है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में क्विटो गए फर्नांडो को एक शख्स ने गोली मार दी। उस वक्त फर्नांडो अपनी कार में बैठने जा रहे थे। इस घटना पर राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने कहा है कि अब ये अपराध बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की संसद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले भंग हुई। इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और अगले आम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। अब पाकिस्तान में नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। चीन में अमेरिकी निवेश पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि ये फैसला अमेरिका को सुरक्षित रखने और सैन्य नवाचार की अगली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर अमेरिका में निवेश पर जोर दिया है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया शहर पर रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत और 7 घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बचाव अभियान चल रहा है, हमले में पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन के साथ वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों पर सहमति जताई है। जेलेंस्की ने कहा है कि इससे यूक्रेन हवाई क्षेत्र को मजबूत होगा। इससे पहले भी जर्मनी ने यूक्रेन को 2 और पैट्रियट लॉन्चर भेजने के अपने फैसले की भी घोषणा की थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सेना के शीर्ष जनरल को पद से हटा दिया और इसके साथ ही किम ने युद्ध की संभावना के लिए और अधिक तैयारी करने के हथियारों का उत्पादन बढ़ाने
और सैन्य अभ्यास के विस्तार का आह्वान किया। अमेजन शिखर सम्मेलन में 8 अमेजन राष्ट्र क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत पर्यावरण नीतियों और उपायों की एक सूची पर सहमत हुए, लेकिन वनों की कटाई समाप्त करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य पर सहमत होने में विफल रहे। इसकी बजाय ब्राजील के शहर बेलेम में जारी संयुक्त घोषणा ने वन विनाश से निपटने के लिए एक गठबंधन बनाया। ट्यूनीशिया से शरणार्थियों को लेकर इटली आ रही एक नाव पलटने से 41 लोगों की मौत। ये हादसा सिसिली द्वीप के पास हुआ। हादसे में बचाए गए 4 शरणार्थी गुयाना और आइवरी कोस्ट के हैं, जिन्हें तट रक्षक दल ने हिरासत में ले लिया। अमेरिका के हवाई द्वीप माउई में जंगल में लगी आग के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अचानक आई आपदा से आपातकालीन सेवाएं चरमरा गई हैं। अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। खबर कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। सीमित आपूर्ति और त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 4 माह में गेहूं के दाम 18% बढ़े हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस करेगा आईपीओ लॉन्च। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 187 से 197 रुपए का प्राइस बैंड किया तय। बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस और इंडसइंड बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि बैंक ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है, जिसमें 7.5% सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है। इस योजना में सिर्फ महिला ही निवेश कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को अब टमाटर की महंगाई से राहत मिलने लगी है। मंडियों में इस महीने टमाटर की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई और इसका असर टमाटर के खुदरा भाव पर दिख रहा है। अगले 10 से 15 दिन में टमाटर के भाव तेजी से गिर सकते हैं। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में ग्रुप दौर के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 4-0 से हरा दिया। इस हार के बाद पाकिस्तान प्रतियोगिता से हुआ बाहर। गायल मोनफिल्स ने कनाडा ओपन में उलटफेर करते हुए स्टेफानोस सित्सिपास को 6-4, 6-3 से हरा दिया है। 36 वर्षीय मोनफिल्स ने चौथे नंबर के खिलाड़ी सित्सिपास को महज 85 मिनट में हराया। विंबलडन सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज से हारने के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने इतालवी क्वालिफायर मार्टिवे अर्नाल्डी पर 6-2, 7-5 की जीत दर्ज कर अगले दौर में बनाई जगह। कैस्पर रूड ने जिरी लेहिका को 2 सेटों में 7-6, 6-4 से हराकर कनाडा ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में उनका सामना स्पेनियार्ड एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। इटली के जेनिक सिनर ने कनाडा ओपन के दूसरे दौर में अपने हमवतन मैटेओ बैरेटिनी को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। सिनर ने बैरेटिनी को 6-4, 6-3 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना एंडी मरे से। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने कनाडा ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अल्कराज ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-3, 7-6 से हराया। आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के कार्यक्रम में 9 मैचों की तारीख में किया बदलाव। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच अब 15 अक्टूबर की बजाय 14 को खेला जाएगा अहमदाबाद में। और आइए अब खबरें सिने जगत से देखते हैं फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार की आने वाली फिल्म यारियां 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज। यारियां 2 में दिव्या खोसला कुमार, मिजान जाफरी और वी पुरी अहम भूमिका में फिल्म 20 अक्टूबर को होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह सिल्वर स्क्रीन पर डॉन का किरदार निभाएंगे। साल 1978 में प्रदर्शित फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने और डॉन 2 में शाहरुख खान ने डॉन का किरदार किया था। दीप्ति नवल की फिल्म गोल्डफिश का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में अनामिका और
साधना 2 महिलाओं की जिंदगी की उलझन को दिखाया गया है। दीप्ति नवल के अलावा काल्की कोचलिन और रजत कपूर भी अहम भूमिका में। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म गदर 2 इस इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनी देओल के कमाल के एक्शन सीन्स और अमीषा पटेल की मासूमियत से भरी गदर 2 एडवांस बुकिंग में पहले से ही झंडे गाड़ रही है। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म जेलर के साथ 2 साल के बाद बड़े पर्दे पर कर रहे हैं वापसी। 5 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू और देखते ही देखते तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई शहरों में 15 अगस्त तक के सारे शो हुए बुक। संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड में अपना 27 सालों का सफर पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर भंसाली प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। पेट में दर्द या बच्चे का विकास सही तरह से ना होना किसी भी माता पिता को परेशान कर देता है। क्या ये बच्चे के पेट में कृमि के कारण है और ये जानना जरूरी भी है। पेट में कृमि होने पर इलाज क्यों जरूरी है और कैसे कृमि रोग से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कृमि रोग यानी पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी के लिए जिम्मेदार होती है। ये संक्रमण साफ सफाई में कमी के कारण फैलता है। शरीर के अंदर में अगर ये कीड़े रहेंगे तो इसका नुकसान होता ही रहेगा। इससे पेट में दर्द चलती रहती है, पेट में डिस्कम्फर्ट या दुखाव से चलते रहता है, खून की कमी हो जाती है इससे, और कभी कभी इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाए तो आंतों की जो रास्ता है वो भी बंद हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज बहुत सिंपल है, जस्ट एक गोली की दवा से ही इसका इलाज मुख्यतः हो जाता है। कृमि परजीवी होते हैं और अपनी वृद्धि स्वयं नहीं कर सकते। कृमि मनुष्य के शरीर में पहुंचकर आंतों में जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए शरीर कुपोषित हो जाता है और कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले कि हम ओपन में शौच ना करें, किसी खुली जगह शौच ना करें, क्योंकि खुली जगह शौच करेंगे तो वो शौच में जो कीड़े निकले हैं किसी एक व्यक्ति के, वो दूसरे व्यक्ति को जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि जब भी शौच से जाएं आप हाथ जरूर साफ़ करें, साबुन से और पानी से। ये भी एक दूसरी चीज़ है जो हमें जरूर करनी चाहिए। खाने से पहले हाथ जरूर वॉश करें। अपने जो नाखून है उसे जरूर काटें, लंबे नाखून ना रखें कि लंबे नाखून के अंदर में कभी कभी इन्फेक्शन रहता है और वो जब हम खाना खाते हैं तो इन्फेक्शन नाखून से अपने आपके अंदर जा सकता है। और चौथी बात है कि अपने कभी भी बाहर निकलें तो खाली पैर ना निकलें, जूते या चप्पल जरूर पहने, उससे हम इन वर्म से बच सकते हैं। कृमि रोग का सही इलाज करवाएं और इससे बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को कृमि मुक्त कर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बात हमारे नई सेगमेंट योग रखे निरोग से जुड़ी हुई। तो बात योग की। योग एक ऐसी क्रिया है जिसे आनंद गति भी कहा जाता है, जिसके नियमित अभ्यास के साथ अनिद्रा, स्ट्रेस, टेंशन जैसी जो समस्याएं हैं उसके लिए रामबाण का काम करती है। तो क्या है भारत की योग की आनंद गति, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में हम सब आनंद पाना चाहते हैं। वैसे हम तो सोचते हैं हमको सिर्फ सुख चाहिए, लेकिन योग हमें सुख से भी आगे आनंद देता है। और ये आनंद मिलता है नियमित योगाभ्यास से, और विशेष रूप से एक ऐसी गति जो हमें दुर्गति से बचाती है, सदगति की ओर ले जाती है और हमें आनंद देती है। और इसका नाम भी है आनंद गति। आनंद गति का नियमित अभ्यास करने से हमारा इंसोम्निया यानी अनिद्रा की अवस्था, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद
आना, लेकिन डिस्टर्ब्ड नींद आना, रिलैक्स ना हो पाना, इन सब समस्याओं में रामबाण का कार्य करती है भारत योग की आनंद गति। भारत योग की आनंद गति के लिए हम इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाते हैं, और अगर आप पद्मासन लगा सकें तो सर्वोत्तम है। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिर्फ चौकड़ी मार करके, यानी ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, ये भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको अर्ध पद्मासन में करके दिखा रहे हैं। आनंद गति के लिए अपने आसन में बैठना और अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड में फैला लेंगे और सारी उंगलियों को सारी दिशाओं में फैला देंगे, क्योंकि चारों दिशाओं से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ से हम पेंडुलम जैसा मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट अपनी बॉडी को देते हैं। यानी इस स्थिति में आना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ राइट पूरा बेंड करना, लेफ्ट पूरा बेंड करना, और इस तरह का मूवमेंट, गर्दन को भी मूवमेंट दे रहे हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो करते करते आपको अनुभव होगा कि आपकी कमर की, आपकी रीढ़ की, कमर के साइड की सारी स्टिफनेस, सारी थकान, सारी चिंता हमारी दूर हो जाएगी और कमर पर पड़ने वाले खिंचाव से आपको आनंद की अनुभूति होगी। मोबाइल फ़ोन बहुत अधिक हाथ में रखते हैं तो भी ये गति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी गर्दन को मूवमेंट दे रहा है और आपकी जो खिंची हुई उंगलियां हैं वो आपके नर्व एंडिंग्स को भी एक्सरसाइज दे रही हैं। तो इस तरह से कम 20 बार करना और फिर शरीर को मध्य में ले आना, हाथों को ढीला छोड़ देना, वापस ले आना और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना। आप इस वक्त इसके आफ्टर इफेक्ट को फील कर रहे होंगे। रुकेंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। तो ये बहुत सुगम सी आनंद गति आपको सचमुच आनंद देगी। और अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट हैं या फिर आप जीवन में दुख अनुभव कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप आनंद गति का अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। बात मौसम की करें तो ख़ास तौर पर पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में ज़्यादातर इस बात का अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने कि अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं रुक करें अगर गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर तेज़ गति की हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। बात की जाए असम, मणिपुर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर भी जो तापमान है बारिश की वजह से उसमें गिरावट दर्ज की जाने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब देखते हैं उन तमाम राज्यों की तरफ कि उनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आंचल मेक्सिको ले चलते हैं सबको एक अनोखी परेड की झलकियों के साथ, जहां रंग बिरंगी जो पोशाकें हैं और नृत्यों के जरिए लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। विश्व का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे